Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangalore College, Didwana। ऑस्मोसिस हम पढ़ रहे थे या वाटर प्लांट रिलेशंस। इसमें हम छठे पार्ट पर छठे वीडियो पे छठे पार्ट पर आ गए हैं। पहले हमने पाँचवें में इंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस को डिटेल में पढ़ा, डिमॉन्स्ट्रेशन देखा। आज हम प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस, जीव द्रव्य कुंचन और डी प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। आपने इंडोस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन भी पढ़े। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि जो सेल सेप से कम कंसंट्रेशन वाला जो है सॉल्यूशन है, जिसमें कि जल के सेल के अंदर से सेल सेप से जल बाहर की तरफ निकलने लगता है बाह्य परासरण की क्रिया के द्वारा। As a result of continued X osmosis, the protoplasm shrinks and pulls away from the cell wall. एक्स ऑस्मोसिस के द्वारा पानी बाहर निकलने के कारण जो प्रोटोप्लाज्म है कोशिका का, वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंक्स, सिकुड़ने लगता है और पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है उससे अलग हो जाता है, छोड़ देता है उसको। द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस एंड द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। ये क्रिया होने के बाद जब प्रोटोप्लाज्म ने सेल वॉल छोड़ दी है, श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, तो यह जो क्रिया है यह प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। और जो कोशिका है, सेल है, वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाती है। इन ए प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल द स्पेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल रिमेन्स फिल्ड विद एक्सटर्नल सोल्यूशन। किसी प्लाज्मोलाइज जो सेल हमारी जो हुई है, जो जीव द्रव्य कुंचन जिसने शो किया है, इसके अंदर सेल वॉल, आप जानते हो कि भित्ति दृढ़ होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो भित्ति अपनी उसी शेप में बनी रहती है जिस शेप में थी, और केवल प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ा है तो बीच का जो जगह खाली हुई, ठीक है, द स्पेस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और जो अभी आप आगे डायग्राम में देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो कोशिका भित्ति और जो सेल प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, श्रिंक हुआ है, उसके बीच का जो स्थान है वो जो है उसी बाह्य सोल्यूशन के द्वारा, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हमारा था, उस हाइपोटोनिक सोल्यूशन से भर जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएमटी में, नीट में बहुत पूछा गया है कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल में सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या पाया जाता है? दैट इज एक्सटर्नल सोल्यूशन, जिसके अंदर हमने सेल अपनी प्लेस करी। प्लाज्मोलिसिस कैन बी demonstrated with epidermal solution in the epidermal peel of Roya discolor leaf. External solution in the epidermal peel of Roya discolor leaves. एक प्लांट है रोया, इसकी लीफ रेड कलर की होती है, तो इसकी हम जब पील उतारेंगे, एपिडर्मल पील उतारेंगे, कोशिका जो बाहर की हमारी पील बोलते हैं, छिलका टाइप के, उसको उतारेंगे और उसको एक्सटर्नल सोल्यूशन में रखकर हम प्लाज्मोलिसिस की क्रिया देख सकते हैं। द सेल कंटेंट्स आर पर्पल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। जो इस रोया डिस्कलर लीफ की सेल्स हैं, ये पर्पल या बैंगनी कलर की होती हैं। किसके कारण? जो एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट है, उसके कारण इनकी जो है सेल पर्पल कलर की होती है। व्हेन द एपिडर्मल पील आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्स ऑस्मोसिस बिगिंस। जब भी हम इस एपिडर्मल पील को, जो हमने कवर उतारा है लीफ के ऊपर से, जैसे हम प्याज की भी उतारते हैं छिल्ली, बचपन में मतलब 10th और 9th में देखा करते थे कि उस पील को उतारकर हम सेल की स्थिति देखते थे। वैसे ही इस पील को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, अति परासरी जो विलयन है उसके अंदर रखते हैं, तो एक्सऑस्मोसिस या बाह्य परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है। Hence the purple cell content starts pulling away from the cell wall and the cell begins to lose turgidity. एक्सटर्नल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पर, ठीक है, अति परासरी विलयन में रखने पर जो पर्पल कंटेंट हैं सेल के, वो सेल वॉल को छोड़कर अलग होने लगते हैं और सेल की जो है टर्जिडिटी या स्थिति खत्म होने लगती है। Thus a colorless space can be seen between the cell wall and the purple contracted protoplasm. इस क्रिया के कारण, क्योंकि टर्जिडिटी लूज हो रही है, तो हमको सेल वॉल और जो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर रहा है, सिकुड़ रहा है, उसके बीच में हमको एक कलरलेस स्पेस, रंगहीन स्थान दिखाई देने लगता है। दिस इनिशियल स्टेट ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। जब बिल्कुल सिकुड़ना प्रोटोप्लाज्म शुरू होता है, जिसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो केवल सेल के कॉर्नर्स को छोड़ता है, गोल होना शुरू हुआ है। आप जानते हो कि हेक्सागोनल या पेंटागोनल सेल्स होती हैं, तो जब उनको बिल्कुल छोड़ना शुरू करता है प्रोटोप्लाज्म, तो वो इंसिपिएंट या आरंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। आरंभिक जीवद्रव्य कुंचन या इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। If a cell showing incipient plasmolysis is immersed in water or in a solution whose concentration is less than that of cells have hypotonic solution, the cell regains its turgidity as endosmosis takes place. यदि इस सेल को, जिसमें इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस है, यानी कि प्लाज्मोलिसिस शुरू हुई है, इसको हम जल में या किसी ऐसे सॉल्यूशन जिसको हाइपोटोनिक, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अल्परासरी विलयन में रख दें, तो ये वापस से अपनी स्थिति इंडोस्मोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है और वापस से सेल टर्जिट हो जाती है अंत्यपरासरण की क्रिया द्वारा, क्योंकि बाहर अब सॉल्यूशन चेंज हो गया, हाइपरटोनिक की जगह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, तो क्रिया रिवर्स हो जाती है। हाउएवर इफ द एक्सऑस्मोसिस कंटिन्यूज इट कॉजेज परमानेंट प्लाज्मोलिसिस। अब वापस से हम पुरानी स्थिति पे आए, जब हम जहाँ प्लाज्मोलिसिस शुरू कर रहे थे या प्लाज्मोलिसिस की क्रिया देख रहे थे। यदि हम लगातार उस कोशिका के अंदर एक्सऑस्मोसिस की क्रिया होने देते हैं, तो वो सेल परमानेंटली प्लाज्मोलाइज हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से जल निकल गया और परमानेंट जो है प्लाज्मोलिसिस हो गई। Such a cell cannot regain turgidity even after it is transferred to the hypotonic solution. ऐसी कोशिकाएं दोबारा से, जिसमें पूरी परमानेंट प्लाज्मोलिसिस हो गई है, उनमें दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर इंडोस्मोसिस की क्रिया ना होने के कारण वो दोबारा से अपनी टर्जिडिटी नहीं प्राप्त कर पाता है और फाइनली इट इवेंचुअली डाइज, यानी कि फाइनली उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, इस डायग्राम से आप पूरी क्रिया को समझ सकते हैं। ये हमारी पहली वाली जो ए है, दिस इज़ नॉर्मल सेल, ठीक है। जब इस सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, तो ये दूसरी वाली स्थिति आई। ये आप जो बाहर देख रहे हो, दिस इज सेल वॉल, ये बाहर की तरफ, और इसके साथ लगी हुई जो ये कोने छोड़ने लगी है, ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन, बीच में रिक्तिका है, वैक्यूल होती है। तो ये क्रिया क्या है, ये स्थिति जब कॉर्नर को इसने छोड़ना शुरू कर दिया, दैट इज इंसिपिएंट या आरंभिक जीवद्रव्य कुंचन, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। और धीरे धीरे ये प्लाज्मोलिसिस होती रहती, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रखा हुआ है, चेंज नहीं किया, और फाइनली फुल्ली प्लाज्मोलाइज सेल आ गई, जिसमें ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी श्रिंक हो गया। सेल का अंदर सारा का सारा जीवद्रव्य श्रिंक होकर एक किनारे पर चिपका रह जाता है। बाकी ये स्पेस जो है, खाली जो स्पेस बचा है, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल सॉल्यूशन से
भर जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। इसके बाद अपोजिट क्रिया है इसके, डीप्लाज्मोलिसिस। जीव द्रव्य व्यवी कुंचन। डीप्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य व्यवी कुंचन, यानी कि अपोजिट है उसकी। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल विदाउट परमानेंट डैमेज टू द सेल। सामान्य क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस की जो क्रिया है वो रिवर्सिबल होती है, उसको हम पलट सकते हैं परमानेंट डैमेज सेल को होने से पहले। इफ ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स रिमेन इन द प्लाज्मोलाइजिंग सोल्यूशन इट मे रिकवर फ्रॉम प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम दोबारा से किस में रखेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं, तो ये वापस से रिकवर हो जाती है। ये क्रिया जो है डीप्लाज्मोलिसिस कहलाती है। बिकॉज व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बिकम हायर, द वाटर अलॉन्ग विद सॉल्यूट्स स्टार्ट्स मूविंग इनटू द वैक्यूल्स। तो अगर हम उसी सॉल्यूशन में रहने दे रहे हैं जो हाइपरटोनिक में रखा था, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जब अंदर से बाहर आ गया, अगर बहुत ज़्यादा जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, तो कुछ समय बाद वो एक्सटर्नल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका वाटर पोटेंशियल हाई हो गया, तो वाटर जो अंदर से था और सॉल्यूट्स के साथ वापस से वैक्यूल में मूव करना शुरू कर देता है। ये क्रिया डीप्लाज्मोलिसिस कहलाती है। As a result, the volume of the protoplasm increases and it starts exerting pressure on the cell wall, so the cell become turgid and regain its normal condition. प्रोटोप्लाज्म का जो आयतन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि पानी वापस से अंदर आ रहा है सेल के, तो इसमें जो प्रेशर सेल वॉल के ऊपर डरने लगता है और सेल दोबारा से टर्जिड होकर, स्फीत होकर पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। Such a recovery of plasmolized cell to its normal condition is known as deplasmolysis. Such a recovery of plasmolized cell, recovery यानी कि जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल थी वो दोबारा से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए, तो ये रिकवरी है उसकी नॉर्मल कंडीशन में आना। ये क्रिया डीप्लाज्मोलिसिस कहलाती है। द रेट ऑफ डीप्लाज्मोलिसिस डिपेंड ऑन द रेट एट विच ए सॉल्यूट परमिएट्स इनटू द वॉल्यूम। रिकवरी किसी भी सेल की या डीप्लाज्मोलिसिस की डिपेंड करती है कि किस रेट से जल वापस से सेल की वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है। द मोर रैपिड इज द रेट ऑफ परमिएशन ऑफ द सॉल्यूट, द मोर रैपिडली द डीप्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है कि जितनी तेज गति से जल कोशिका के अंदर जाएगा, उतनी ही तेज गति से प्लाज्मोलिसिस डीप्लाज्मोलिसिस में बदल जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलिसिस एंड ऑस्मोसिस। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस देखें। ऑस्मोसिस क्या है? ये फिजिकल प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस क्या है? वाइटल प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स में केवल पाया जाता है। ऑस्मोसिस आप नॉन लिविंग में भी देख सकते हो। ठीक है। दूसरा है, इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर डिफ्यूजन प्रेशर, दैट इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है? आप सिंपल से जानते हो कि वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसने डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू बताया है, तो अपने हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ जाता है। जबकि इन दिस प्रोसेस द वाटर डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सऑस्मोसिस एंड कॉजेस प्रोटोप्लाज्म टू कॉन्ट्रैक्ट अवे फ्रॉम द सेल वॉल। प्लाज्मोलिसिस में जो जल है वो हमेशा सेल से एक्सऑस्मोसिस के द्वारा बाहर आता है और प्रोटोप्लाज्म जो है कॉन्टैक्ट हो जाता है, सेल वॉल से अलग हो जाता है। Importance of plasmolysis.
It is a vital phenomenon as it explains the process of osmosis. प्लाज्मोलिसिस के द्वारा भी हम आसानी से ऑस्मोसिस को समझा सकते हैं। जीवित कोशिकाओं में प्रदर्शित होता है और वाइटल फिनोमिनन है, प्रोसेस ऐसा है जो जैविक क्रियाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नंबर 2, प्लाज्मोलिसिस demonstrates the permeability of cell wall and the semi-permeable nature of the प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोलिसिस की क्रिया से हमको क्या पता चल जाता है कि सेल वॉल की पारगम्यता कितनी है, कैसी है, और प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी नेचर कैसी है, वो अर्ध पारगम्य है। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वही सारी बाहर नहीं आ रही है कोशिका के अंदर से, केवल जल बाहर आ रहा है। जबकि प्रोसेस में देखा हमने कि जब पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया तो जो सेल वॉल के बाहर खाली स्पेस था उसमें पूरा एक्सटर्नल सोल्यूशन आ गया था। यानी कि सेल वॉल से तो हर चीज़ अंदर आ सकती है, पारगम्य है पूरी तरह से, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो है वो अर्ध पारगम्य है। तीसरा देखें, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट वेदर ए पर्टिकुलर सेल इज लिविंग और डेड एज ए प्लाज्मोलिसिस डज नॉट टेक प्लेस इन द सेल। इस प्लाज्मोलिसिस की क्रिया के द्वारा हमको ये भी पता चल जाता है कि कोई जो पर्टिकुलर सेल है वो जीवित है या मृत हो चुकी है, मर चुकी है, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है, मृत कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्लाज्मोलिटिक मेथड। किसी भी कोशिका का हम ऑस्मोटिक प्रेशर पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम कैसे करेंगे कि हम अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन के हमने सॉल्यूशन बना लिए, हर सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ी सेल्स हमने रख दी, तो जिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कोशिका से ज़्यादा है, कोशिका के सेल शेप से ज़्यादा है, उनमें एक्सऑस्मोसिस की क्रिया होगी। जिनमें कम है, मतलब कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो सेल के अंदर थोड़ा बहुत पानी जाएगा। और अगर समान है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, इंडोस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस नहीं हो रही है सोल्यूशन में, जो हमने नोन सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, जिस सॉल्यूशन नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में, जिस ज्ञात सांद्रण के सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस प्लाज्मोलिसिस की क्रिया नहीं हो रही है, वही उस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ये हम आसानी से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ प्लाज्मोलिसिस, इट प्लेज मोस्ट वाइटल रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, जेलीज एंड अदर फूड स्टफ एंड देयर बाई प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाई बैक्टीरिया एंड फंजाई। आप देखते हैं जो मीट, जैम, जेलीज हैं हम लोगों के, जो हमको प्रिजर्व करने होते हैं, उनमें शुगर या नमक, कोई भी चीज़ दोनों में से ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो भी बैक्टीरिया या फंजाई उन पर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, उनमें प्लाज्मोलिसिस की क्रिया होती है, क्योंकि बाहर बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि इनकी कोशिकाओं से कई गुना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इनका सारा वाटर बाहर आ जाता है, जिससे कोशिकाएं परमानेंटली प्लाज्मोलाइज हो जाती हैं और डेथ हो जाती है। इसलिए फूड प्रिजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। साल्टिंग ऑफ फूड स्टफ रेजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रिजर्वेशन मीडिया। ज़्यादा नमक है, यही बात बता रहा है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। बैक्टीरिया एंड फंजाई गेट प्लाज्मोलाइज्ड एंड किल ड्यू टू एक्समोसिस। उन कोशिकाओं से जो भी लिविंग उन पर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, फंजाई है चाहे बैक्टीरिया है, उनमें एक्सॉस्मोसिस की क्रिया से उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी बात देखें, द प्लाज्मोलिसिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ वीट बाई लॉन्स, इन लॉन्स, ऑर्किड्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स बाई केमिकल वीडिसाइड्स। केमिकल जो हम खरपतवारों के ऊपर उनको अलग करने के लिए छिड़कते हैं, वो भी प्लाज्मोलिसिस की क्रिया से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जो हमने उस पर शुगर सोल्यूशन डाला, जो भी वीडिसाइड या जो भी खरपतवार नाशी हमने उस पर यूज़ किया है, वो प्लाज्मोलिसिस की क्रिया द्वारा उन जीवित खरपतवारों की कोशिकाओं से पानी निकालकर उनमें परमानेंट प्लाज्मोलिसिस दे देता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल्स। आप घरों में देखते हो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, उनकी दीवारों की दरारों में पौधे उग जाते हैं। अगर वहाँ हम नमक डाल दें तो वो प्लांट्स मर जाते हैं।
साल्टिंग ऑफ सच प्लांट्स इंड्यूस प्लाज्मोलिसिस एंड द अनवांटेड प्लांट्स आर किल्ड, जिससे हमारी ये अनुपयोगी और अवांछित जो पौधे उग रहे हैं वो इस साल्टिंग की वजह से, क्योंकि जो पानी आगे आगे पड़ेगा तो सॉल्यूशन नमकीन हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकल आता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल है, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आपको मुझे उम्मीद है कि प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स।